एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा सवेरा की शुरुआत कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। जैसा कि राजीव ने बताया, गंगा सवेरा की शुरुआत आज रविवार की सुबह की शुरुआत, और शुरुआत हम करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। और आपको जैसा कि हम रोज बताते हैं, आज भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास होने वाला है। बहुत सकारात्मक खबरें भी गंगा सवेरा में आपके सामने होंगी, जिससे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकें, जिससे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्तार अंसारी को जो टीम पुलिस की लेने गई थी, वो खाली हाथ लौटी। मुख्तार को लाने पंजाब के रोपड़ जेल गई थी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को नोटिस दिया था। रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव कराया। जेल अधीक्षक ने कोर्ट में जवाब दायर करने को कहा। नोटिस को लेकर यूपी के पुलिसकर्मी पंजाब पहुंचे थे मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। पंजाब पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर मुख्तार को देने से मना कर दिया। मेडिकल आधार पर यूपी में नहीं ले जा सकती पुलिस, ये कहा पंजाब में जेल के अधिकारियों ने। और इस तरीके से जो पुलिस टीम मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब गई थी, वो टीम वापस खाली हाथ लौट आई। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बहुत मुमकिन है कि इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो। लेकिन खबर यह है और तथ्य ये है कि पंजाब पुलिस ने मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि जो नोटिस आप लेकर आए हैं उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। तो मुख्तार अंसारी को लेने गई जो पुलिस टीम थी, वो वापस लौट आई खाली हाथ। रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से मुख्तार के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। रोपड़ जेल अधीक्षक को 18 दिसंबर 2020 को जवाब देना है। मुख्तार अंसारी को 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले ये अरेस्ट किया गया था। गाजीपुर में कई मुकदमे चल रहे मुख्तार पर। पेशी के लिए मुख्तार अंसारी का प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, लेकिन मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाला देकर रोपड़ जेल अधीक्षक ने यूपी पुलिस टीम को वापस लौटा दिया। तो पूरा मामला क्या है, ये भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। हालांकि ये पहली कोशिश नहीं है पुलिस की, इससे पहले भी पुलिस ने कोशिश की थी। पहले भी इसी तरह के बातें कही गई थी, इसी तरह मेडिकल का हवाला दिया गया था, सेहत का हवाला दिया गया था मुख्तार अंसारी का, और उसको उत्तर प्रदेश नहीं भेजा गया था। उस वक्त भी आरोप लगाए थे कि पंजाब सरकार बचा रही है मुख्तार अंसारी को। अब एक बार फिर से टीम पहुंची, गाजीपुर की पुलिस की टीम पहुंची, बाकायदा नोटिस लेकर हाथ में लेकर गए, लेकिन उसके बाद भी मुख्तार अंसारी को साथ में नहीं भेजा गया। यह कहा गया कि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यवसायी अहमद राइन की गोली मारकर हत्या कर दी और लाखों की जेवरात से भरा हुआ बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। ताजा मामला पट्टी कोतवाली के स्थानीय कस्बे का है, जहां पर सर्राफा की दुकान बंद करके घर जा रहे सर्राफा व्यवसायी अहमद राइन की लूट का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या की गई, जबकि व्यवसायी के सगे भाई मुस्तकीम राइन को बदमाशों ने तमंचे के बट से मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल भाई को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए। सर्राफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हुई है। जल्द आरोपियों को पकड़ने का पुलिस का दावा है। प्रभारी निरीक्षक को 3 दिन का समय दिया गया है। एडीजी जोन ने खुद जाकर मुआयना किया और जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई। सर्राफा व्यवसायी को गोली मारी गई है और लाखों के जेवर लूटने के बाद ये बदमाश वहां से फरार गए। 3 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को पट से घायल कर दिया। यहाँ कई जगह ऐसे कैमरे हैं जिनमें उनकी पिक्चर अभी खंगाली जा रही हैं
साथ ही जो बाइक है अगर उसका ट्रेस मिलेगा तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो आसपास के हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में लूट की घटनाओं में प्रकाश में आए हैं, उन पर दबिश जारी है। अभी तक सभी कर्मचारियों को भी चेकिंग में लगाया गया है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन से जो भी परिणाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही 3 दिन का समय प्रभारी निरीक्षक को दिया गया है कि वो जल्दी इस घटना का अनावरण करें, अन्यथा इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इधर भदोही में एक कालीन कारोबारी ने मामूली से विवाद में एक युवक को लाइसेंसी असलहे से दिन दहाड़े गोली मार दी। इससे गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर गंभीर हालत में वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर किया गया है। ये आप देखिए, सीसीटीवी में पूरा गोलीकांड कैद हो गया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिन दहाड़े खूनी खेल खेला गया भदोही में। कालीन कारोबारी ने युवक को गोली मार दी। यह है अराजकता। क्या इसे कानून का राज कहा जाएगा? भदोही में जो हुआ देखिए कैसे सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ। सीतापुर का रुख करेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य में निघासन से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल विधायक शशांक वर्मा अपने समर्थकों के साथ ट्रस्ट आश्रम पहुंचे थे और इस दौरान विधायक के साथ आए लोगों ने ट्रस्ट गेट के बाहर पड़ी आसपास के लोगों की मकान निर्माण सामग्री को वहां पर रहने वाले लोगों से हटाने की बात कही, जिस पर कुछ ही देर में दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी ज्यादा बढ़ने पर मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने विधायक के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक शशांक वर्मा पर हमला। इधर हापुड़ में पुलिस और राजस्व की टीम पर पथराव। अवैध कब्जा रुकवाने गई टीम पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। राजस्व और पुलिस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पथराव से पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पिलखुआ कोतवाली इलाके के खेड़ा गांव का यह सारा मामला है। हापुड़ में थाने के बाहर मजदूर का शव रखकर हंगामा किया गया। फैक्ट्री में हुई थी मजदूर की मौत और उसके बाद शव को रखकर खूब हंगामा काटा गया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करना एक शख्स को इतना भारी पड़ा कि मनचलों ने उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 20 इलाके का है। वहां पर भाई के साथ लौट रही महिला से मनचलों ने छेड़छाड़ की और जब भाई ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। कल शाम में एक महिला अपने भाई के साथ फैक्ट्री में काम करती है, वो निकल के जा रही थी। लगभग 8:40 के आसपास की घटना है। 2 व्यक्ति नशे में थे, वो लड़खड़ाते हुए उनसे टकरा गए और टकराने के बाद महिला ने उनको एक थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ जब वो मारा तो उनके पास संभवतः कोई चाकू वगैरह था, जिस चाकू को लेकर के वो निकालने के बाद महिला के साथ चल रहा भाई उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में वो चाकू उन लोगों ने उसके जो महिला का भाई था उसके थाइज में उन लोगों ने मार दिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश के सभी राज्यों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो 16 जनवरी से यह टीकाकरण अभियान शुरू होगा।
टीका लगाया जाएगा। 3 चरणों में यह अभियान चलेगा। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका पहले लगाया जाना है। तो अब इंतजार खत्म। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि ये वैक्सीन कब बनेगी, कब ये जो जी का जंजाल बना हुआ है कोरोना, ये कब खत्म होगा, और अब ज्यादा दिन दूर नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और पूरे देश को बताया है, पूरी दुनिया को बताया है कि 16 जनवरी से एक बहुत मैसिव ड्राइव वैक्सीनेशन की पूरे देश में शुरू होगी। अब पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 9 लाख डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें सरकारी के अलावा गैर सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दोनों शामिल होंगे। पहले चरण में 3 दिनों तक टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का 99% काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर के लोग और तीसरे चरण में 50 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। लखनऊ में 54,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये योजना है वैक्सीनेशन की। 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन लगेगी, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 50 साल के ऊपर के लोगों को और तीसरे चरण में 50 साल से कम उम्र के। और अब बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। कानपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री। जू में जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, यानी कि बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। कानपुर में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं। 2 दिन पहले दरअसल जू में जंगली मुर्गों की मौत हुई थी। उसके बाद जो सैंपल लिए गए, जांच की गई तो पॉजिटिव यानी कि बर्ड फ्लू पाया गया। जू प्रबंधन ने अब पक्षियों के बाड़े सील कर दिया है। ये अहम खबर। कानपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। जंगली मुर्गे मृत मिले, उसके बाद सैंपल लिए गए, जांच की गई तो बर्ड फ्लू मिला है। बर्ड फ्लू मिला है, लिहाजा एहतियातन इस बाड़े को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आज क्या खास है? जी हां, आज से आरोग्य मेले की शुरुआत हो रही है। गरीबों को फिर मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। कोरोना के कारण बीते मार्च से इसे स्थगित कर दिया गया था। मेले में पैथोलॉजिकल जो जांच है वो होंगी, दवाइयां मिलेंगी, रैपिड डायग्नोस्टिक किट पर आधारित जांच भी होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री का आज क्या प्लान रहेगा। टीम 11 के अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे। फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले की वो शुरुआत करेंगे। 11 बजे संकिसा पीएचसी में आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगे। वैक्सीनेशन के ड्राई रन पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये रहने वाला है खास, और यकीन मानिए इन खबरों से जुड़ा हुआ जो एक अपडेट है वो शाम तक एबीपी गंगा आप तक पहुंचाता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। मनरेगा योजना से अब तक आपने सड़क, नाले और तालाब के निर्माण की योजनाएं देखी होंगी, लेकिन श्रावस्ती में मनरेगा के तहत ऐसा पार्क बनाया गया जो आसपास के जिले के लिए नजीर बन गया है। श्रावस्ती में बनाए गए इस पार्क में तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो इसे बाकी पार्क से बेहद अलहदा बना देता है, अलग करती है। खेलकूद के साथ साथ पार्क से बच्चों को संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। कैसे, देखिए। मनरेगा योजना के तहत श्रावस्ती में बना ये पार्क बाकी जिलों के लिए एक नजीर बन गया है। पार्क को जिस तरीके से सजाया और संवारा गया है, उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसके अलावा पार्क में बच्चों के खेलने और मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। बच्चों को अच्छा संदेश देने के लिए दीवालों पर संदेश लिखे गए हैं। पार्क में राष्ट्रीय गान के साथ साथ हमारे वीर जवानों की शौर्य परल कविताएं भी लिखी गई हैं। इस पार्क के उद्घाटन के साथ ही यहाँ भारी संख्या में बच्चे और बड़े पहुँच रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम लोगों ने योगेश्वर धाम पार्क आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत कल्याणपुर में मनरेगा योजना से पूरी तरीके से लगभग 12.5 से 13 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आज इसको हम लोगों ने कल इसको पूर्ण किया है। आज यहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट करा करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है।
श्रावस्ती के योगेश्वर धाम में मनरेगा फंड से बने इस पार्क में जितनी सुविधाएं हैं उससे भी अच्छे तरीके से इस पार्क को सजाया संवारा गया है, जो इसे कई प्राइवेट स्कूल जैसा बनाता है। एक जो बदलाव है शहरी और ग्रामीण विद्यालयों के बीच, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था कि विद्यालयों में, शहरों में तो खेलने की व्यवस्थाएं होती थी, गाँवों में कुछ नहीं इस तरह का होता था। तो ये बगल में आप लखाही प्राथमिक विद्यालय भी है और उसके जस्ट बगल में खेल मैदान की ज़मीन हम लोगों ने चुन करके, और हम और हमारे मनरेगा की टीम, हमारी BDO साहब उसमें की अध्यक्षता में हम लोगों ने काम किया। श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े 8 जिलों में से एक है, लेकिन अब प्रशासन की कोशिशें और सरकार की योजनाओं की वजह से श्रावस्ती विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जनपद में अभी ऐसा बना नहीं था, इवन मंडल में भी मनरेगा से रिलेटेड पार्क जो है ऐसा बना नहीं था, तो इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं। हमारे विकास खंड में 3 और पार्क बन रहे हैं। इसके अलावा एक जयचंदपुर कटघरा में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से 23 तारीख को हम लोग वहाँ काम करने, मतलब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। नरपतपुर में भी बन रहा है, कटरा में भी बन रहा है। मनरेगा के तहत बनाए गए इस पार्क की सुंदरता बनाए रखने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पार्क को कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि हर उम्र के लोग खुद को फिट रखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।